सबसे पहली काम की चीज हाइगेंस ने सबसे पहले ये समझ लिया कि सब लाइट कैसे चलती है। लाइट हाइगेंस को कैसी नहीं दिखाई देती, सीधी नहीं दिखाई देती। उसको क्या लगता था कि लाइट लहरों की फॉर्म में आगे बढ़ रही है कंटिन्यूसली। उसी में दो नियम बनाए उसने और वो दोनों नियम ध्यान से देखें। सबसे पहला नियम कि हम लोगों ने कल तक एक बात पढ़ी थी कि जैसे ही पत्थर गिरेगा पानी के अंदर उसमें उठती हैं लहरें, बहुत सारी लहरें लगातार उठती हैं। तो ये जो पहला गोला होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पहले गोले को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव फ्रंट। पहला वाला गोला कहलाता है प्राइमरी वेव फ्रंट। उसके बाद में अगला वाला कहलाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। ये उसने बोला कि जब लहर उठेगी तो पहला गोला कहलाएगा प्राइमरी वेव फ्रंट, है ना? अपने पास में डायग्राम भी सेट होगा। अच्छा, इसमें काम की बात दोबारा सुने ध्यान से। ये कौन सा वेव फ्रंट है? सेकेंडरी। ये कैसे बना? प्राइमरी कैसे बना? वो तो सिंपल है। प्राइमरी बना जब पत्थर गया, पत्थर की एनर्जी चार दिशाओं में फैली, लहर उठ गई, तो पहला गोला प्राइमरी। दूसरा कैसे बना? दूसरा कैसे बना वही इसके नियम में है। इनके पास में दो नियम आए, तो दोनों नियम ध्यान से लिखेंगे, उन्हें सुनेंगे, समझेंगे। अगर तुम नियम समझ जाते हो तो बहुत बेहतर, तुम चैप्टर में अपना पहला पड़ाव रख दोगे, अच्छा कदम एंट्री हो जाता। दोनों नियम ध्यान से देखें। तो सबसे पहली बात, दोनों नियम लिखें। पहला नियम ये था कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, every point on the primary wavefront act as a secondary disturbance, act as a source of secondary disturbance। इसका मतलब समझाना है। secondary disturbance which are called wavelets, इनको अपन लोग वेवलेट्स कहते हैं, which are called wavelets। ठीक है, ये हाइगेंस का पहला नियम है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने कल तक की बात ये समझ ली हम लोगों ने कि वेवफ्रंट किसे कहते हैं, और वेवफ्रंट सुनते ही हाइगेंस के नियम आ जाते हैं। वेवफ्रंट क्या चीज थी? पानी में किसी पत्थर को डालेंगे तो उसमें उठने वाली लहरों को वेवफ्रंट कहते हैं। सीधी सीधी बात ये, पहला गोला पहली वेवफ्रंट, दूसरा गोला दूसरा वेवफ्रंट। अब हाइगेंस का जो पहला नियम है वो नियम समझो। हाइगेंस ने ये बताया कि साहब पहली लहर किससे बनी है? पत्थर के उसमें डूबने से लहरें उठती हैं, वो पहला वेवफ्रंट कहलाता है। तो पहली लहर हो गई। फिर लोगों ने पूछा कि दूसरी लहर कैसे बनी है, बताओ। पहली बनी पत्थर गिरने से, दूसरी कैसे बनी? इसका जवाब वो किसी पे तो बता दो। पहली लहर को पत्थर ने बना दिया गिरने से, दूसरी लहर को किसने बना दिया, कैसे बना दिया? बस अगर तुम ये बात समझ जाओगे तो तुम्हें बातें समझ में आ जाएंगी। तीसरी कैसे बनी, फिर चौथी कैसे बनी, फिर पांचवी कैसे बनी, आगे तक लहरें बढ़ती कैसे हैं, इसको समझना है। लहर आगे कैसे बढ़ेगी? एक बन गई, ठीक है, तो उठ के वहीं क्यों नहीं गिर जाती? आगे क्यों बढ़ती है वो लगातार? इस चीज की प्रॉपर स्टडी करिए। फिर हाइगेंस ने अपने दो नियम दिए कि आखिर लहरें आगे कैसे बढ़ती हैं, बस वो सीखना है। दो नियम है, पहला नियम मैं लिख चुका हूं, बस समझाना है, बस ध्यान सुनो। हाइगेंस ने बोला कि जब पहली लहर बनती है तो उसके लिए ये हो जाता है सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। यानी इसने लहर को डिस्टर्ब किया, पानी को डिस्टर्ब किया और उसको उठा दिया। दिस इज सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। पहली लहर बना दी, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि पहली वाली लहर तो बन चुकी है। अब सवाल है कि दूसरी कैसे बनी, तीसरी कैसे बनी? क्योंकि पत्थर यहां भी नहीं गिरा, पत्थर यहां भी नहीं गिरा, पत्थर तो बीच में गिरा, लहर बढ़ती कैसे है? तो उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वेवफ्रंट होती है ना, उस पर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इनफाइनाइट, मैंने तो बस 5-7 बना दिए। इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और ये जो प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर पॉइंट होते हैं, जैसे पत्थर की वजह से यहाँ पे उछाल आया, वैसे इन पॉइंटों की वजह से यहाँ पर भी उछाल आता है। ये छोटे छोटे उछाल आते हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे उछाल। पहला वेवफ्रंट बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पत्थर। और पहले वेवफ्रंट के ऊपर आते हैं छोटे छोटे उछाल। इन छोटे छोटे उछालों को अपन लोग कहते हैं वेवलेट्स। इस बात को ध्यान से वापस से रीड करेंगे। एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेवफ्रंट, प्राइमरी जो ग्रीन वाला वेवफ्रंट है, मतलब जो पहली लहर है, प्राइमरी वेवफ्रंट यानी पहली लहर, उस पहली लहर पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। और वही पॉइंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, यानी कि वही पॉइंट दोबारा से डिस्टर्बेंस करेंगे और छोटे छोटे गोले बनाएंगे।
और उन छोटे छोटे गोलों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेट्स कहते हैं। मतलब हाइगीन्स तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि पत्थर के गिरने से पहली लहर उठती है, उस पहली से दूसरी बनती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, और कैसे वो समझो। पत्थर के गिरने से पहली जो लहर बनी दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट। पहली लहर के ऊपर छोटे छोटे और भी डिस्टरबेंस होते हैं, गोले बनते हैं, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, वेवलेट्स कहते हैं। और उनका दूसरा नियम ये था कि द कॉमन टेंजेंट on the wavelets give rise to the next wavefront common tangent give rise to next wavefront। इस बात का मतलब कि ये जो वेवलेट बनी है इनके ऊपर अगर हम एक कॉमन टेंजेंट यानी कि ऐसी लाइन बनाए जो सबको छूते हुए बाहर से निकल जाए, वो हो जाएगा अपना अगला वेवफ्रंट। हाइगीन्स के अकॉर्डिंग पहली वेवफ्रंट को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पत्थर। अगली को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेवलेट। हर वेव पे खुद का डिस्टरबेंस होता है, उस खुद के डिस्टरबेंस को हर एक पॉइंट पे दिखाओ, और जब सारे पॉइंटों को तुम ज्वाइन करोगे तो वो तुम्हारी अगली वेवफ्रंट हो जाएगी। एक बात दोबारा बताएंगे, पहला पत्थर ने बनाया, दूसरा वेवलेट ने बनाया, तीसरा कौन बनाएगा, तीसरा वेवफ्रंट कौन बनाएगा, वेवलेट। और तीसरा वेवलेट कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम। यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट पाए जाते होंगे ऑब्वियसली। इन सभी पॉइंटों पे एक बात तुम्हें साफ समझ में आएगी कि इन सभी पॉइंटों पे वापस से क्या बनेगा, वेवलेट। इन सभी पॉइंटों पे वेवलेट बनेंगे, इन सभी पॉइंटों पे वेवलेट बनेंगे, वेवलेट। जब इन सभी वेवलेट को जोड़ देंगे तो वापस से कौन सा वेवफ्रंट बनेगा, अगला वाला वेवफ्रंट बनेगा। तो हाइगेन्स का नियम समझो। हाइगेन्स के नियम के अनुसार पहली जो ड्रॉप गिरेगी, पहला जो पत्थर गिरेगा, उससे पहली लहर उठेगी, उस लहर के ऊपर छोटी छोटी एनर्जी के गोले आएंगे, उनसे अगली लहर उठेगी, अगली के ऊपर वापस से छोटे छोटे गोले आएंगे, उनसे अगली लहर उठेगी। तो जो लहरें उठेंगी उन उठती हुई लहरों को क्या बोलेंगे, वेवफ्रंट। और वो जो छोटे छोटे गोले होंगे जिनसे ये लहरें बढ़ रही होंगी, उन छोटे छोटे गोलों को क्या बोलेंगे, वेवलेट। लहरों का नाम वेवफ्रंट, और जो गोले इनको आगे बढ़ा रहे होंगे उनका नाम वेवलेट होगा। एक बहुत सिंपल सवाल पाया जाता है कि कौन से वेवफ्रंट में सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाएगी, प्राइमरी में, सेकेंडरी में कि टर्शरी में। प्राइमरी में पहले वाले गोले में सबसे ज्यादा एनर्जी है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता चला जाएगा वो एनर्जी कम होती जाएगी, लहरें कम होती चली जाएंगी। तो पहले इस चीज को ध्यान से लिख लें, फिर मैं तुम दोबारा से इस बात को समझाता हूं, देखना। पहले इसको विद डायग्राम ही लिखना टोटली, बिना डायग्राम के कतई नहीं। हाइगेन्स के अकॉर्डिंग लहरों के लिए रिस्पॉन्सिबल पत्थर और अगली लहरों के लिए रिस्पॉन्सिबल है लहर। उनके बस नाम दे दिए, किसी को वेवलेट कह दिया, किसी को वेवफ्रंट कह दिया। तुम्हें समझना होगा, हम अक्सर भूल जाते हैं इस वजह से। वेवफ्रंट यानी कि लहरें, ठीक, और वेवलेट यानी कि छोटे छोटे गोले, छोटे छोटे डिस्टरबेंस। यहाँ पे गोले लिख देता हूँ और बढ़िया रहेगा। छोटे छोटे गोलों को वेवलेट कहते हैं। ये तुम्हें बताया क्या, क्या वो समझ में आता है। लहरें, लहरों का उठना, हर अगली लहर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पिछली लहर। और पिछली लहर से क्या पैदा होते हैं, छोटे छोटे गोले यानी वेवलेट, और उनसे बनती है अगली लहर यानी कि वेवफ्रंट। ठीक है, पहला वाला प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी एंड सो ऑन। बस हाइगेन्स के दो नियम है,
कि हर लहर को उठाने के लिए पिछली लहर काम करती है, लहरों के नाम वेवफ्रंट है, और बनने वाले जो छोटे छोटे डिस्टर्बेंस, छोटे छोटे गोले, उनके नाम क्या है, वेवलेट्स हैं। बस यही हाइगेंस के दो प्रिंसिपल, कोई बहुत विकराल टॉपिक नहीं है, इतनी सी बात है, बस छोटी सी कहानी है। ठीक है, पहली 3-4 बातें छोटी छोटी ही कहानी है, अगली कहानियां छोटी नहीं है। ठीक है, आगे सुने। मैंने डिस्टर्बेंस का डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, एक आर गलत लगा दिया। डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये लिख दिया ना सब लोगों ने। बस आइंस का इतना से नियम है। ठीक है, पहली बात तुमने कल बस ये जाना कि पार्टिकल और वेव नेचर क्या सिस्टम है। दूसरी बात है वेवफ्रंट के बारे में सुना, कल बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था। और आज तुमने बस ये समझा कि उसने दो बातें बताई कि अगली लहर को उठाने के लिए पिछला आदमी रिस्पॉन्सिबल है, बस दो नाम याद रखेंगे। वेवफ्रंट लहरों को कहते हैं, वेवलेट छोटे छोटे गोलों को बोलते हैं। ठीक है, चैप्टर की मैप का चौथा पॉइंट बोले। कोवेलेंट नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा सर। कोवेलेंट ठीक है, तो आइंस प्रिंसिपल के अंदर दो चीजें प्रूव दैट करनी है। हम लाइट को फिलहाल क्या मान रहे हैं, वेव। और हमने लाइट को पिछले चैप्टर में क्या माना था, पार्टिकल। मतलब लाइट को पहले चैप्टर माना था सीधा, अब क्या मान रहे हैं, लहरों की फॉर्म में जाने वाली। तो तुमने एक पन्ने में बात लिखी थी कि लाइट अगर पार्टिकल है तो कौन से नियम को साबित कर देती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्या क्या साबित नहीं करती वो, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन। अगर लाइट वेव है तो क्या क्या साबित कर सकती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्लेक्शन, सब कुछ। सवाल यही है, प्रूव दैट। यही है क्वेश्चन, प्रूव दैट रिफ्लेक्शन इज, laws of reflection are valid, laws of reflection are valid, laws of reflection are valid by considering light as wave। लाइट को वेव मानकर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को साबित करो, लाइट एज वेव। इनको प्रूव दैट करना है। ये मैंने ऐसे लिखा पर बुक में ये नहीं है हेडिंग, तो समझ में आने वाली बात है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साबित करने, लाइट को वेव मानकर हम एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर साबित करना है, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन, ये साबित करना है। पर बुक में क्या, वो सुनो, बुक में कुछ ऐसा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगेंस प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगेंस के प्रिंसिपलों का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा है। तो ये साबित करें कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सब कुछ सेम जगह पे लाई करेंगे। हमें ये प्रूव दैट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि किसी के भी दिमाग में ये वाली घटना अच्छे से जानी चाहिए कि प्रूव दैट का मतलब क्या है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साबित करने का क्या मतलब है, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं लाइट को क्या मान रहा हूँ, लहर मान रहा हूँ। तो क्या जब लाइट सीधी आती है तो एंगल I एंगल R के इक्वल होता है, हाँ। क्या लहर मानने पर भी होता है, हाँ। साबित करके बताओ कि लाइट एक लहर है तो एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा। ठीक है, मतलब मुझे अगर कहना कि मन में पूछ रहा है कि मैं क्या प्रूव करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रूव दैट करने की बात कर रहा हूँ, एंगल I इक्वल टू एंगल R लेके आना है, लाइट को वेव मानते हुए। और दूसरा मुझे ये साबित करना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन। कुछ ऐसा साबित करना है ना, इस बात को पहले ध्यान समझ लें, ऑल लाई एट द सेम प्लेन। कुछ ऐसे करके डिस्कशन है जो खत्म करने हैं, सेम प्लेन। ठीक है, ध्यान से बात समझना। सबसे पहली काम की चीज, टॉपिक का मतलब समझ लें। अगर लाइट लहर है तो भी एंगल I एंगल R के इक्वल होगा क्या, बस वो करना है। उसमें बहुत तगड़ी लैंग्वेज है, बिना लैंग्वेज के दो बातें समझ लें। अगर ये डेरिवेशन मुझे पूरी फिनिश करवानी है तो डेरिवेशन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहली जो चीज है इसके अंदर इज लैंग्वेज। ठीक है, वो लैंग्वेज हम लोग बिल्कुल नहीं लिखेंगे फिलहाल, क्योंकि नीड नहीं है, कतई नीड नहीं है। समझाने के बाद भी, समझने के बाद भी, पेपरों में भी नकाद है तो पढ़ के जाएंगे, समझ में आती है। उससे मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो है डायग्राम। हमारा सारा समय तो डायग्राम को समझने में लग जाएगा कि डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग करनी है, और फिर हमें लोगों को करना है इसके अंदर प्रूफ, और लास्ट में प्रूफ। तू बहुत छोटा सा, तू बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा।
पहले ये समझ लें कि मैं करने क्या वाला हूं। मैं लाइट को सीधी मानने की वजह कैसे मानूंगा, लाइट लहरों में आ रही है और फिर मैं ये साबित करूंगा कि हाँ एंगल आई एंगल आर के इक्वल अब भी पाया जाता है। ठीक है, इस बात को समझ लें। तो हम लोग जिस तरीके से इसको पढ़ेंगे उसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, मुझे बस तुम्हें इस काम को समझाना है कि कैसे लाइट आ रही है, कैसे लाइट जा रही है, कैसे एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। ध्यान से देखना सभी लोग। अगले पन्ने पर डायग्राम, मतलब मैं अगले पन्ने पर, तुम जहां पर वहीं रहो, डायग्राम बनाता हूं। ये कोई सरफेस है, इस पर लाइट रे आ रही है, लाइट रे आएगी, आने के बाद में टकरा के चली जाएगी। तो बस यही डायग्राम बहुत ध्यान से देखना है, समझे? लाइट रे कैसे जो आ रही है, कैसे टकरा के जा रही है। देखो अपने पास में, मैं बस अपनी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखें। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? लाइट का एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाना। अगर मैं लाइट को पार्टिकल मानता तो ऐसे भेजता, लाइट आई, टकराई और चली गई, और इसमें बता देता मैं एंगल आई इक्वल एंगल आर के। लेकिन मैं लाइट को पार्टिकल मान ही नहीं रहा, मैं लाइट को वेव मान रहा हूं और मुझे उसके हिसाब से कुछ काम करने हैं। ठीक है, तो वो ध्यान से बात सुनो। अगर मैं लाइट को वेव मानता हूं, लाइट कैसे आएगी वो सुनो। उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा समझना है कि यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, कोई भी बल्ब उजाला कुछ भी है, यहाँ से लाइट आ रही है। अब लाइट किरणों की फॉर्म में नहीं आएगी, जैसे तुमने जस्ट अभी देखा था वो डायग्राम, वो शॉर्ट वीडियो देखी थी। सन से लाइट सीधी नहीं मान रहे हैं, कैसी माननी है? वेव की फॉर्म में निकल रही है। तो वैसे मानो कि इसमें बहुत सारी वेव आ रही है इकट्ठी, ये वेव है बहुत सारी जो इकट्ठी आ रही है। ठीक है, तुम इसको ऐसे देखोगे, यहाँ बहुत सारी वेव हैं जो ऐसे करके इकट्ठी बढ़ रही हैं। ठीक, अभी बनाना मत कुछ भी, ये ऐसी बहुत सारी वेव हैं जो इकट्ठी आके बढ़ रही हैं। मैं लाइट को पार्टिकल नहीं मान रहा हूँ, पार्टिकल मानता तो कैसे लगा देता हूँ उनको, बस सीधी एक लाइट रे से वेव आ रही है। अच्छा, जब वेव आएंगे तुम बताओ पहले कौन सी वेव टकरा गई? ये वाली, और अभी तक ये आगे बढ़ी भी नहीं है। तो जो पहले टकरा गई, ये वाली वेव टकरा गई, ये तो वापस रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ना भी स्टार्ट कर देगी। तब तक ये व्हाइट वाली आगे जाएंगी, तब तक व्हाइट वाली आगे जा रही है। ये वेव आई, आने के बाद में ये जो पीली वाली है वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना स्टार्ट कर देंगी। मैं लाइट को सीधी क्यों नहीं ड्रॉ कर सकता? मेरी उस मजबूरी को समझते रहना कि मैं लाइट को वेव मान के एंगल आई एंगल आर को साबित कर रहा हूं। अब तुम डायग्राम को ध्यान से देखो, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है, लहरों की फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब ये कि लाइट ऐसे करके आई, वेव आई बहुत सारी। अच्छा, ये वाला कोना सरफेस से पहले टकरा गया और ये वाला कोना भी सरफेस से टकराया नहीं है। तो जो टकरा चुका है, तुम्हें बस यही स्मूथ वाली एनिमेशन देखनी है। जिसको ये वाली कहानी समझ में आ जाएगी उसे लगभग टॉपिक समझ में आएगा। तो ऑब्वियसली ये चीजें एक बार में नहीं आनी है, बहुत टाइम टेकिंग सिस्टम है, ध्यान से देखें। सबसे पहली बात तुम्हें ये समझ में आ गया कि मैं लाइट सीधी क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं लहरें मान रहा हूं। और जब मैं लहरें मानता हूं तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अब मैं ऐसे कब तक गोले गोले खींचूंगा? तो मैं तुम्हें सीधे एक डंडे से दिखाता हूं कि ऐसे बहुत सारी लहरें आई, ये वाला कोना पहले टकराया, ये वाला भी टकराया नहीं है, ऊपर वाला नहीं टकराया, तो ये वाला टकराया, ये वाला कोना भी आगे बढ़ेगा, तब तक ये वाला कोना ऐसे करके फिर आगे जाएगा। इस चीज को वापस देख लें ध्यान से, शांति से। यही है जो कुछ है कि ऐसे बहुत सारी लहरें आई, आने के बाद में ये वाला कोना टकरा चुका है, ये वाला भी आगे बढ़ेगा, तो ये आगे बढ़ रहा है और ये वाला टकरा के ऊपर तक निकल गया और फिर वापस साथ चलने लगे। इस चीज को वापस देख लें, ये मिट जाएगा। ऐसे करके लहरें आई, आने के बाद में ये वाला तो वापस जाने लगा ऊपर की ओर और ऊपर वाला कोना भी नीचे की ओर आएगा। तो ऐसे लहरें आएंगी, आने के बाद में यूं करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये जो आने वाली लाइट है ऐसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे नहीं, वेव फ्रंट। लहर को फिजिक्स में वेव फ्रंट कहते हैं। आने वाली लहर, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और मुझे इसमें क्या साबित करना है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब तुम इसमें कुछ छोटी मोटी बातें ध्यान से जानो। ये जो आने वाली लाइट रे है, आने वाली लाइट रे नहीं है, वेव फ्रंट है, आने वाली लहर,
वो ऐसे करके मैंने बना दी। ये आने वाली वेव फ्रंट है, ये आने वाली वेव फ्रंट है। देखो यहां तक तो ये दोनों की दोनों साथ चली हैं, दोनों साथ चली यहां तक तो। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अगर तुम आराम से समझो तो बात समझ में आएगी कि ये तो पहले टकरा गई और ये वाली अभी आगे बढ़ेगी। तो मैं ध्यान से बना रहा हूं तरीके से, ये वाली तो अभी आगे बढ़ेगी, जब तक ये वाली आगे बढ़ेगी तब तक ये वाली टकरा के आगे निकल चुकी होगी। और उसके बाद में फिर ये दोनों की दोनों, फिर ये दोनों की दोनों यहां से साथ में चलने लग जाएंगी, वापस साथ में चलने लग जाएंगी। समझे डायग्राम? लहर आई, फिर कैसे करके ये ग्रीन वाली लाइन लंबी क्यों खींची है मैंने यहां से रेड वाली को क्या दिखाने की कोशिश करी है, और फिर मैंने दोनों यहां से ब्लू ही क्यों बनाई है, वो डायग्राम को समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये बात अगर अब समझ में नहीं आई तो यकीनी तौर पे माने कि ये कभी समझ में नहीं आएगी। तो इतने पेशेंस के साथ में अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं बैठोगे। ऊपर से जब तुम इतने पीक टाइम पर आ चुके कि रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं, चीजों को पढ़ने नहीं बैठोगे, आती है रिवाइज करोगे, नहीं आती छोड़ दोगे। इस बात को समझो। ये दोनों की दोनों लाइटें मैंने ग्रीन बनाई है, ये वाली ग्रीन यहां तक ही क्यों बनाई, ये वाली आगे तक क्यों ले गया मैं, सोचे आराम से। क्योंकि ये यहां से टकरा के खत्म हो गई और ये अभी आगे बढ़ेगी। फिर मैंने इसको रेड बनाया, मैं रेड से क्या दिखाना चाह रहा हूं कि ये यहां से टकरा के आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद में जब तक ये नीचे पहुंची तब तक ही यहां पहुंची। शब्दों को बिल्कुल ध्यान से पकड़े। जब तक यहां से ग्रीन वाली नीचे पहुंची तब तक ये वाली यहां से टकरा के यहां पहुंच गई, क्योंकि वो पहले टकराई थी। और उसके बाद में फिर दोनों की दोनों साथ में चलने लगी, उसको मैंने ब्लू कलर से दिखा दिया। इसी फिनोमेना को तुम्हें डंडी से देखना है कि अगर ऊपर कोई लाइट का सोर्स है तो यहां से लाइट रे आई, आने के बाद में ये ग्रीन आगे बढ़ रही है, रेड यहां तक पहुंच गई और फिर दोनों साथ में चलने लगी। इस बात को दोबारा सुन लें। यहां से लहरें आई, आने के बाद में ग्रीन आगे बढ़ रही है, लाल यहां तक पहुंची और फिर दोनों साथ चलने लगी। आने वाले लहर को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट। उसके बाद में टकरा के जाने वाली क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान से और सुनना। ये कौन सी लाइन है, ये तुम्हें क्या दिखा रही है, ये लाइन क्या दिखा रही है बताएं। ये लाइन तुम्हें क्या शो कर रही है, ये लाइन तुम्हें दिखाएगी कि यहां तक तो दोनों की दोनों वेव फ्रंट साथ आई है, उसके बाद चाल में अंतर आया। ये लाइन क्या दिखा रही है तुम्हें कि इसके आगे दोनों साथ में गए हैं, उससे पहले चाल में अंतर था। उससे पहले अंतर क्यों था, उससे पहले अंतर इसलिए था कि ऊपर वाली अभी नीचे पहुंच रही थी और टकराने वाली अभी आ रही थी, वापस साथ में आए। मतलब कि जब आए तब साथ में आए, एक जगह अंतर पड़ा, जब गए तो अंतर में थे, बाद में साथ हो गए। हमें इसमें साबित करना है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। पहली बात, ये डायग्राम कैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है लाइट रे की फॉर्म में, एक आई एक चली गई। हम लाइट को लहर मान रहे हैं तो लहर की फॉर्म में आ रही है, लहर की फॉर्म में जा रही है। तुम इस डायग्राम को बनाओगे, अब तुम कैसे बनाओगे वो सुनो। मैं इसी को बनाऊंगा लेकिन शायद थोड़ा सही बनाऊंगा, ध्यान से देखना, ऐसे करके। अच्छा, मैंने ये तुम्हें लहरों वाला फॉर्मेट क्यों समझाया, क्योंकि मुझे पल्ले नहीं पड़ा था, मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। साहब यहाँ पे लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, एक सेकेंड, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। आने के बाद में यहां तक तो साथ में चली, उसके बाद में ये फिर टकरा के अलग अलग होने लग गई। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये डायग्राम का खेल खराब है इसमें बस। यहां तक तो दोनों साथ आएंगे, चलो ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा का। उसके बाद में ये आगे बढ़ी, तब तक ये यहां से यहां पहुंची और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया, दोनों साथ में आगे चलने लग गई। ठीक है, अब बताओ तुम लोगों को डायग्राम समझ में आता है क्या बनाएगी। ठीक है, ये मैंने बीच का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बीच का थोड़ा सा अजीब लगता। तो मैं सीधी बात अब क्या दिखाई दे वो समझने की वापस की कोशिश कर लेंगे।
ये लहरें आई, आने के बाद में जब तक सफेद वाली आगे जाएगी तब तक पीली वाली रिफ्लेक्ट होगी और फिर दोनों लाल रंग के साथ चली जाएंगी। ये जो साथ आया ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट, ये नहीं, ये लाइन नहीं बता रहा हूं मैंने, ये एरो बस लाइन पे नहीं लगाया है, ये मैंने पूरा एरो इस पूरे सिस्टम पे लगाया है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट वेव फ्रंट, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव फ्रंट। उसके बाद में ये वाला जो एरो है मैंने इसे लाल रंग की लाइन पे नहीं लगाया है, ये मैंने पूरी पूरी लहर पे लगाया है, पूरी लहर पे। इसमें लहर में भी वेव है, मैं बना नहीं सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स रेडियल डायग्राम, इसलिए बस दो लाइटें आगे पीछे दिखा दी मैंने, पूरी लहर जा रही है साथ में। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने लाइट को वेव बोला तो हमारे पास में जिम्मेदारी आ गई कि एंगल आई एंगल आर साबित करके दिखाओ तो मैं मानू वेव है, वरना मैं क्यों मानू कि वेव है। मैं वेव से उस एंगल आई को एंगल आर के इक्वल ला के दिखाता हूं तुम्हें, देखना। ये वाली जो कौन सा कलर है, ये ब्राउन सा जो भी है, ये तुम्हें क्या दिखा रहा है कि यहां तक इंसिडेंट वेव साथ में चली है। ये वाला रेड कलर तुम्हें क्या दिखा रहा है, ये वाला ब्लू कलर, ये तुम्हें क्या दिखा रहा है, यहां से आगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट साथ में चला है, उससे पहले साथ में नहीं था क्योंकि चाल में अंतर पड़ गया इस वजह से, कुछ नहीं। फिर इस डायग्राम को और अच्छे से सेट कर लें अब। पॉइंटों के नाम दे दें। ये वाला जो पॉइंट है जहां पे लाइट टकराई सबसे पहले वो ए है, ये वाला पॉइंट बी है, फिर बी आगे तक गया किसी सी पॉइंट तक, और फिर ये वाला पॉइंट है डी। ठीक, चलो मैं तुम्हें कुछ एंगल बोलूंगा बताने के लिए, बता देना बस, अच्छा बहुत कुछ खास नहीं। ठीक है, एंगल बताएंगे ध्यान से। पहले ये सिस्टम समझो, तुम मेरे दिमाग की कल्पना के साथ अगर बह के देखो कि मुझे कुछ कठिन नहीं लग रहा है, मुझे लहरें आती दिख रही हैं और फिर जाती दिख रही हैं। मैं लाइट को पार्टिकल मैंने भी पढ़ा होगा कभी टाइम पे, पर मैंने वेव भी पढ़ा, फिर समझ में आया वेव ज्यादा अच्छा है, उससे बहुत सी बातें साफ हो जाती हैं। पार्टिकल मान के सब कुछ साफ नहीं होता। खैर, ये वाला एंगल कितना मानने की इच्छा बताओ, ये वाला एंगल 90, ये सीधी लाइन है ना जहां तक वो साथ चले। अगर ये 90 है तो सामने वाला भी 90, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके अंदर वाले एंगलों का सम 180 होता है, कोई इंटीजर, तो ये 90 ये भी 90 लिखूंगा नहीं बस मैं। अच्छा, यहाँ पर सेम टू सेम वाला एंगल भी कितना, बिल्कुल सीधी लाइन है इसलिए 90 का। ये जानबूझ के नीचे नहीं लिखा है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है अभी। तुमने एक चीज पढ़ी थी, नॉर्मल किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर विद सरफेस, तो यहां पर बनेगा नॉर्मल, तो सभी लोग नॉर्मल बना दें। बनाओ, सेम टू सेम यहां पर भी ये बना दें नॉर्मल। ये वाली जो ग्रीन लाइन है वो इस ब्राउन लाइन के साइड में बनी हुई है नॉर्मल। सेम टू सेम यहाँ पर भी ये जो ब्लू लाइन है इसके बगल में ही आएगा नॉर्मल, ऐसे करके। प्रैक्टिस से आएंगे डायग्राम। नॉर्मल बना दिए, ठीक है, ध्यान से बना दें। एक नॉर्मल तो ये रहा और एक नॉर्मल ये रहा, ये नॉर्मल। नॉर्मल सरफेस के साथ में हमेशा कितने का एंगल बनाता है, 90 का। अब टाइम है इसमें एंगल मेंशन करने का, कौन सा एंगल क्या है वो एंगल देखें। इंसिडेंट वेव फ्रंट का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, इंसिडेंट और नॉर्मल से बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा बन जाएगा, एंगल आई। आने वाली वेव फ्रंट कह रहा हूं, वेव कह रहा हूं, लहर कह रहा हूं, आने वाली लाइट रे नहीं कह रहा हूं। अगर लाइट रे बोलती तो मैंने पार्टिकल कह दिया, मैंने चैप्टर का सत्यानाश कर दिया वहीं के वहीं। इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, एंगल आई। एक काम की बात और बताएं, ये वाला एंगल कितना है,
ये वाला एंगल कितना है, तुम अभी बताइए, ये 90 तो ये वाला भी 90। अगर ये एंगल आई है तो बचा हुआ एंगल बोलो 90 माइनस आई, यही सुनना था। और सुने, वापस सुने, दोबारा बताएंगे। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना, 90 माइनस आई। दोबारा बताना, अगर ये वाला एंगल 90 माइनस आई है तो ये वाला एंगल कितना, आई। सेम टू सेम जवाब वापस देंगे। ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, नॉर्मल और सरफेस के साथ में तुम अगर सोचो ये वाला एंगल 90 माइनस आई है तो नीचे वाला एंगल कितना, पूरा आई, ये वाला नहीं। अगर ये नॉर्मल, अभी तो मैंने तुम्हें दिखाया, अगर ये 90 माइनस आई है तो पूरा सरफेस के साथ एंगल कितना, आई। वही चीज यहां बोल रहा हूं, ये 90 माइनस आई है तो सरफेस के साथ में ये नीचे तक का कंप्लीट एंगल, ये वाला दिस एंगल इज आई। ऐसे पूरा शेड कर देना ऐसे यहां तक, ये वाला एंगल आई। देखें ध्यान से इंसिडेंट एंगल कैसे करके सेट किया है। पहली बार में तो डायग्राम तुम्हें बस यही समझाएगा कि समझना कैसे कितना है, तो पहली बार में पार नहीं पा जाओगे इस कंसेप्ट से। मतलब कितना टाइम लगेगा तुम्हें ये सेट करने में कि साहब कैसे वेव फ्रंट आया, कैसे वेव फ्रंट गया, कितना टाइम लगेगा एंगल आई और आर को सेट करने में। ठीक है, दोबारा बताएंगे, शायद बाद वाला काम बहुत सही निकलता है, हमेशा सही निकलता है। देखें और जवाब दें। ये ठीक है, नॉर्मल के साथ में और जाने वाली साथ में एंगल, ये वाला आर। मैंने अभी ग्रीन लाइन और ब्राउन लाइन के साथ 90 माइनस आई लिखा था, वापस पूछ रहा हूं, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन के साथ में ये वाला एंगल 90 माइनस आर, और ये नीचे वाला एंगल बताओ, यहां से यहां तक का पूरा एंगल बोलो, एंगल आर। मतलब सेम जैसा उस साइड किया गया वैसा इस साइड किया गया, दैट इज एंगल आर। ठीक है, जैसा वहां पे एक आई 90 माइनस आई, फिर आई, ये आर 90 माइनस आर और फिर आर। हम लोग ना पढ़ते टाइम पे बहुत बड़ी गलती क्या करते थे कि हमने वैल्यूज को सामने देखा, सामने कॉपी में लिख लिया, दिमाग नहीं लगाया कि वो आई कैसे। वो दिमाग लगाएं, यहां दिमाग लगाएं कि भाई अगर ये 90 है, ये वाला 90 है, ये 90 है, ये आई तो बचा हुआ 90 माइनस आई, सेम टू सेम ये 90 माइनस आई तो बचा हुआ आई। मैंने 2 बार हाथों का इस्तेमाल किया वापस। अगर ये आई तो बचा हुआ 90 माइनस आई, और उसके बाद में अगर ये 90 माइनस आई तो बचा हुआ आई। सेम बात यहाँ पे रिपीट की, आर 90 माइनस आर और बचा हुआ पूरा सरफेस तक टच करना है, इससे सरफेस तक टच करना है तो आर। अब तुम सभी को ध्यान से एक बात समझनी है कि ये रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट सेम मीडियम से सेम मीडियम में रहती है। अगर लाइट अपने मीडियम से अपने मीडियम में ही है तो उसकी एक से चेंज नहीं होती, उसका नाम है स्पीड। लेकिन अगर किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी चेंज होती है स्पीड। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस भी ज्यादा, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम कवर करेगी। लेकिन यहाँ पे तो स्पीड जितनी स्पीड से आई होगी उतनी स्पीड से ज्यादा ही होगी। तो कुल मिला के पूरे खेल में इस वेव फ्रंट की स्पीड तो कांस्टेंट है, इस वेव फ्रंट की स्पीड कांस्टेंट है इस पूरे के पूरे खेल में। तो उसमें एक बात और ऐड कर लें शांतिपूर्वक, हमारा सबसे फेवरेट फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को दिखाते किससे हैं, v से। तो अगर मैं इधर t का मल्टीप्लाई कर दूं डिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, dt। अगर t का इंटू करें तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस आ गया। ये बात मैं तुम्हें इस जगह पे दिखाना चाहता हूँ, लिख लो डिस्टेंस इक्वल टू vt। लेकिन यहाँ देखें, वापस से लहरों को उठता हुआ देखें शांति से। एकदम कॉम्प्लेक्स हो चुका ऑब्वियसली, तुम्हें मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मनोस्थिति पहली बार में किसी भी टॉपिक को लेकर, पर रिफ्लेक्शन से भी ठीक अच्छा है रिफ्रैक्शन, उससे बहुत बढ़िया इंटरफेरेंस। ध्यान से बात सुने, यहां तक लाइट आगे बढ़ी, इससे आगे देख लेना बस। सफेद वाली लाइन अगर यहां से यहां तक 10 मीटर आगे बढ़ी है, तब तक पीली वाली भी आगे कितना बड़ी होगी, 10 मीटर। जितना आगे ये जाएगी तब तक ये भी टकरा के उतना आगे पहुंचेगी, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो अगर ये सफेद वाली डिस्टेंस को मैं नाम देता हूं, डिस्टेंस को नाम देता हूं vt,
तो ये जो येलो वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसको भी क्या नाम देना पड़ेगा, बीटी। मतलब जब तक सफेद वाली आगे पहुंचेगी 10 मीटर कवर करने के लिए, तब तक ये वाली लाइन भी आगे पहुंचेगी 10 मीटर कवर करने के लिए। तो दो बीटी बनाए हैं, एक बीसी और एक एडी। ठीक है, उन वैल्यूज को ऊपर लिख रहा हूं। बीसी आगे बढ़ के और एडी रिफ्लेक्ट होने के बाद में बीटी डिस्टेंस भी कवर करेंगे दोनों के दोनों। और ये कहां से आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू टाइम से। इस बात को भी डायग्राम में सेट कर लें, ध्यान से लिख लें। सबसे पहली बात तो डायग्राम समझना ही खेल है कि ये लाइट दे नहीं है, ये वेव है, लहरें आ रही हैं, टकरा रही हैं, लहरें जा रही हैं, आई टकराई और लहरें गई, लहरों का सिस्टम है पूरा पूरा। इन बातों को सेट करने का तरीका क्या है, ये चीजें उस लेवल पे कैसे समझ सकते हैं कि मुझे जीवन भर याद रहे। खुद को पढ़ाएं, बैठें, खुद के साथ सेल्फ टॉक करें कि देख वेव फ्रंट ऐसे आती है, वेव फ्रंट ऐसे जाती है, ऐसे नॉर्मल बनता है, ऐसे करके एंगल आई। सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर अभी भी काम रुका नहीं है, अभी तुम्हें आगे सुनना है। इसकी डेरिवेशन अब स्टार्ट होती है। सभी लोग इसमें दो ट्राइंगल छांट के निकाल लेंगे। पहला ट्राइंगल ध्यान से देखें, इन ट्राइंगल एबीसी ढूंढ लो, एंड दूसरा ट्राइंगल ढूंढ ले एडीसी। दोनों में एसी एसी कॉमन है, एबीसी ढूंढे, एबीसी एबीसी मिल गया। एबीसी अलग से बना दो, ये वाला ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मुझे कुछ कुछ बातें बता दें। एंगल बी की वैल्यू देखो, डायग्राम में देखो, एंगल बी की वैल्यू 90, एंगल ए की वैल्यू, कंप्लीट ए की वैल्यू आई, और बीसी की वैल्यू बीटी। देख लो, एबीसी ढूंढा मैंने ऊपर से। एबीसी वाले ट्राइंगल में ये जो बी एंगल है वो 90 है, बीसी की वैल्यू बीटी है, और एंगल ए की वैल्यू आई है। ठीक, आगे एडीसी वाला ट्राइंगल देखें, एडीसी, एडीसी ये वाला ट्राइंगल बना रहा हूं, बस ढूंढना आराम से। ए डी और सी, एडीसी वाला ट्राइंगल ए डी और सी। जब ध्यान से देखें और सवाल का जवाब दें सही तरह से। एंगल डी की वैल्यू कितनी है, बी के पड़ोस में अगर 90 है तो बी की ये वाला वैल्यू कितना होगा, 90। एंगल सी की वैल्यू कितनी है, आर, और एडी की वैल्यू कितनी है, बीटी। क्या मैं दोनों ट्राइंगलों को कॉन्वेनेंट कर सकते हैं? कॉन्वेनेंसी की रूल पढ़े, उनका भी एस एस एस, एस ए एस ए आर एच एस। मैं मतलब शौक तो हुआ था कि यार बताओ कहां से कहां लाके जोड़ देते हैं। मतलब फिजिक्स में हम 9th क्लास की कॉन्वेनेंसी को स्टार्ट करने वाले हैं, अजीब बात थी। और इसीलिए हमें सारी चीजों का हिसाब किताब पता होना चाहिए। इसीलिए 10th तक मैंडेटरी है मैथ सबको पढ़ाना, 10th तक। मैंने कॉन्वेनेंट करूंगा, मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता कि अगला पड़ाव कॉन्वेनेंसी भी हो सकता है, कि कभी कॉन्वेनेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या। देखें ध्यान से, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, तो देख के बताओ इस एबीसी में और एडीसी में क्या कॉमन है दोनों में, एसी एसी। इसमें भी वही एसी है जो इसके अंदर एसी पाया जाता है, तो मैंने इसमें लिखा एसी इक्वल टू में एसी दोनों के अंदर कॉमन, एसी एसी कॉमन दोनों के अंदर। और अगली चीज, इसमें एक एंगल है बी जो उसके एंगल के इक्वल है डी के, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। कैसे, ईच 90, दोनों के तो 90 के हो गए। और उसके बाद में एक चीज और है, इसमें बीसी है, बीसी किसके इक्वल है, एडी के। बीसी की वैल्यू अगर बीटी है तो एडी की वैल्यू बीटी है। बीसी की वैल्यू और एडी की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड इन सेम टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, सेम डिस्टेंस कवर्ड इन सेम टाइम, डिस्टेंस सेम टाइम में कवर की गई है। अब बात है कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्वेनेंट हुआ बताओ, आरएचएस। क्योंकि हम लोगों ने एक तो राइट एंगल लिया, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस ली है, और एक साइड ले ली है, एक राइट एंगल लिया है, हाइपोटेनस तो साइड। जैसे इसको लिखेंगे तो बाय आरएचएस कॉन्वेनेंसी रूल,
बाय आरएचएस कॉन्वेंसी रूल। मतलब दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं, सब कहां से काम उड़ दिया, डायग्राम में बुद्धि नहीं लग पाई तब तक कॉन्वेंसी पे आ गए। ठीक है, और उसके बाद में एंगल आई एंगल आर की इक्वल कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा, सीपीसीटी हो गया। अब दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। डायग्राम लिखिएगा बस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और उसको मजबूत करने का एक ही तरीका है, सेल्फ टॉक। खुद जब स्वयं को बैठ के समझाएंगे ना, बतलाएंगे खुद से कि ऐसे आई ऐसे गई, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, शायद मैंने खुद को समझाया हो कभी बैठ के, तो मुझे पता है कि तुम्हें क्या बोलना है। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझें कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बाई सीपीसीटी। और शायद मैंने तुम्हें बात बता दी, हमने प्रूव कर लिया। हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर लाइट पार्टिकल है तो भी एंगल आई एंगल आर की इक्वल है, और अगर लाइट लहर की फॉर्म में आएगी, लहर की फॉर्म में जाएगी, तब भी एंगल आई एंगल आर की इक्वल है। तो इस बात को ध्यान से लिखेंगे। हेंस इंसिडेंट एंगल, पहला नियम हो गया ना, हेंस प्रूफ भी लगा दो, वो सबसे फेमस है। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, आने वाली लहर का, आने वाली लहर का जो इंसिडेंट एंगल है वो इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, उसका एंगल उसके बराबर हो जाएगा। सीधी सीधी काम की कहानी। ठीक, एक बात तो ये बन जाती है। ठीक है, पहला नियम साबित हो गया, एंगल जितने पे आएगा वेव फ्रंट उतने पे जाएगा वेव फ्रंट। पर ये ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आएगा, तुम्हें वैसे नहीं आएगा बिल्कुल भी, तुम्हारे दिमाग से पक्का चला जाएगा। अच्छा, अगली काम की चीज कि क्या दूसरा नियम वो साबित हो गया? हाँ, दूसरा भी साबित हो गया। इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ पे टकराएगा, रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट यहीं से स्टार्ट होगा, और सभी के सभी एक सेम सरफेस पर लाई करेंगे। भाई सीधी सीधी बात, वो कहानी डंडी। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो यहाँ पे टकराएगा, यहीं से ये स्टार्ट होगा, और सभी के सभी एक ही नॉर्मल पे लाई करेंगे, एक ही जगह पे लाई करेंगे। तो ये तो बहुत बकवास नियम है, इसको थोड़ी साबित करते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसको तो बस लिखते हैं सीधी सीधी कहानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये याद करना है। मैं जो लिख रहा हूँ वो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये तुम्हें लर्न करना होगा प्रॉपर, वही जो कॉपी में होगा। ठीक है, शॉर्ट लर्न में इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट and normal to the plane, reflected wave front and normal to the plane, normal to the surface, all lie at the same plane, and normal to the surface, normal to the surface, all lie at the same plane, all lie at the same plane, at the same plane. दो बातें, हाइगेन्स के प्रिंसिपल और रिफ्लेक्शन के नियम का प्रूफ दैट डायग्रामेटिकली ही आना चाहिए, प्रॉपरली आना चाहिए। दिमाग तो लगता है इन चीजों में, इतना भी नहीं लगता, मतलब चले मामला, अगर बात समझ में आ जाए सही तरह से तो। कॉमन टॉपिक कोई बहुत खतरनाक नहीं है, मैं तुम्हें सही बता दूं। अच्छा, वो लैंग्वेज कौन सी जो मैं तुम्हें नहीं बताई, तो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा था लैंग्वेज। ठीक है, लेट्स कंसीडर द सरफेस ACA in which we have a wave coming from any source having AB wavefront which reflected from the surface of AC and reflected back with the wavefront of CD। उसके बाद बनाई नॉर्मल और ये सब, और फिर डायग्राम। वो वही लैंग्वेज है कि ये आया, ये सरफेस है, जो डायग्राम है वो लैंग्वेज में लिखा हुआ, फिर डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, कल के अगले टॉपिक का नाम लिखते हैं, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन ए अपॉन में साइन आर लेके आना है अभी तो। ये तो पहला आया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब अगर लाइट को वेव मान रहे हो तो पुरानी सारी बातें साबित करके आओ पहले, तब लाइट को वेव मानने के काबिल हो, तो वरना नहीं। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कल ये साबित करेंगे। मतलब बात समझ ले, मतलब बात तरीके से समझ लो।
लाइट को वेव मान रहे हैं तो पुरानी सारी बातें पहले साबित करके आओ, तब पढ़ना इंटरफेरेंस। यहाँ तैयार है, हम वेव मान चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, अब इंटरफेरेंस भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो कल करेंगे।